हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन आई चैप्टर क्लास 10th का हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th 8 9 10 11 12। तो आज हमारा ये ह्यूमन आई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड। कि हाइपरमेट्रोपी जो आई होती है उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा लेंस यूज़ करेंगे और कैसे वो लेंस काम करता है। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसका v दे दिया, कितना दे दिया, 1 मीटर दे दिया, जो कि नेगेटिव में आएगा। तो मैंने कहा था कि जब भी ये मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी हमको अदर वैल्यूज़ दी होगी उसको हम v कंसिडर करेंगे और जो रेंज वाली वैल्यू होती है उसको हम u कंसिडर करेंगे। ओके, तो u हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर। What is the power of lens required to correct this defect? Assume that the near point of a normal eye is 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम देखना है। ठीक है, तो डायग्राम आपको बुक में दे रखा है और ढंग से इसको क्लियर इसको मेंशन कर रखा है कि जैसे ही देखिएगा ये हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसमें इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, दूर चले गया। इसमें जो नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन करके कहाँ बन रहा है, रेटिना के भी बाहर बन रहा है। ओके, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसका कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो हमको ये जो डायग्राम बना करके आना है, ये वाला डायग्राम बना करके आना है। ठीक है, जैसे ही हमने इसका कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, रेस को क्या कर देगा, कन्वर्ट्स कर देगा। जिसे जैसे कन्वर्ट्स करेगा तो जो रियल जो लेंस है उसमें और भी कन्वर्ट्स होकर के आएगी, तो क्या बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। और फिर इसमें हमको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इसका नियर पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट कितना है, 1 मीटर दे रखा है। तो अब हम इसको डिफेक्ट को सही करेंगे तो कितने पावर का लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेंस कौन सा यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, u। ठीक है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा, 1 मीटर। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी हमको अदर वैल्यूज़ देंगे तो हम उसको हमेशा v मान के चलेंगे और नेगेटिव मान के चलेंगे। मीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। फॉर्मूला लगाएंगे हम लेंस का, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं 1/-100, ये ध्यान रखिएगा माइनस का। तो जैसे ही माइनस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 100। ठीक है, तो ये -1 और यहाँ पर +4। जैसे सॉल्व करेंगे एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप ये वाला वैल्यू भी आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। इसको यू क्यू रहने दीजिए आप। इसको आप पहले मीटर में चेंज कर लेना। तो हम जैसे ही इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा, 1/3। तो ऐसे भी कर सकते हो और आप ये वाला भी रख सकते हो, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा। कितना हो जाएगा, मीटर, 1/3 मीटर। तो p इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो जैसे हम पावर निकालेंगे तो p इक्वल टू तो क्या होगा, 1/f, f का वैल्यू 1/3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, डायोप्टर कितना आ जाएगा, +3। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे पावर में होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है पॉजिटिव में, और कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव होता है नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई इज़ ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जो हमारे 25 सेंटीमीटर से भी पहले जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, जैसे हम कभी कभी बुक को आइस के बहुत पास लेकर के पढ़ते हैं, थोड़ी देर में हमारा सर दुखने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारे आइज़ की मसल्स है, जिसे हम सीलियरी मसल्स कहते हैं, वो इतनी एबल नहीं होती उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉर्मल आई इज़ नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेट्स क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर क्लियरली बिकॉज द सीलियरी मसल्स, ठीक है, ऑफ द आइज़ आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। ओके, तो सर्टेन लिमिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, उससे कम ये नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे पहले पास है
ठीक है, पहले यहाँ पास है, उसको दूर कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारी जो सीलियरी मसल्स है वो लेंस को क्या कर देगी, एडजस्ट करेगी। तो एडजस्ट करेगी तो दूर वाली ऑब्जेक्ट को जैसे ही एडजस्ट करती है, ठीक है, तो जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, थिन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो हम क्लियर इमेज देख पाएंगे दूर की भी, ठीक है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, कभी भी बने रेटिना पे बनेगी, इवन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, चाहे पास हो ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो, हमेशा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ओके, द आई लेंस बिकम थिनर एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई। तो आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही थिनर होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम बना करके बता देती हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पास में था, तो हमारी आई लेंस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें से रेज आ रही है और ये क्या हो रही है, रेटिना पर इसका इमेज बन रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है, ठीक है, तो अब हमारी सीलियरी मसल क्या करेगी, जो लेंस है उसको क्या कर देगी, थिन कर देगी। अब क्या होगा, जैसे वो थिन करेगी तो अब क्या होगा, जो रेटिना पे ही बनना है इमेज, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा और हमको ऑब्जेक्ट ईजिली दिख जाएगा। तो हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिससे फोकल लेंथ बढ़ता है और हम ईजिली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। ओके, तो हमारे स्टार्स हैं जो ट्विंकल क्यों करते हैं, सबसे अच्छा आंसर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं होता, तो स्टार से जो भी हमारे पास में रेज आ रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कभी बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ आ रही है, कभी इंटेंसिटी के साथ में नहीं आ रही है, इस बेसिस पे क्या होगा, वो तो हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे अच्छा आंसर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बार बार ग्रेजुअली चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आंसर बोलूँ तो इसका आंसर आपको बुक में भी गिवन है, नोट्स में मैंने करवा ही रखा है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ये देखिए, ओके, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो बार बार क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये चेंज होता रहता है, मतलब क्या कि यहाँ पर कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता रहेगा। द एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है, स्टार है और ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की ओर आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तो लोअर से जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर वापस टुवार्ड्स द नॉर्मल। इस तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या होते जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं बार बार में, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल मतलब वो क्यों नहीं चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि स्टार्स हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर मैं स्टार्स की बात करूँ तो बहुत दूर है, तो वो हमारे पॉइंट सोर्स की जैसे काम करेंगे, ठीक है, वो कैसे काम करेंगे, हमारे पॉइंट सोर्स की जैसे काम करेंगे। जबकि जो प्लैनेट्स है वो पूरा की पूरा एक बल्क होता है पॉइंट सोर्स का। तो अगर मान लो किसी पॉइंट में मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है तो किसी में इंटेंसिटी हाई होगी, किसी में लो होगी, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में आइस के पास में जो उसका लाइट पहुँचेगा वो पूरा पहुँचता है, ठीक है। तो जो भी उसका रिफ्रैक्टिव सिचुएशंस आती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल इग्नोर हो जाती है, क्योंकि बल्क में है हमारे पास में वहाँ पर सोर्स लाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर मैं आपको बताऊँ, इसमें वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, सॉरी फॉर दिस, ये रहा इसका आंसर। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ,
ठीक है, जबकि स्टार्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ठीक है। एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, जो कि बहुत लाइट के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े सोर्सेज होते हैं। इफ़ वी कंसिडर ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी हमारे पास प्लेनेट है तो कंपेयर टू स्टार वो क्या होते हैं, तो पास होते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइंट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स ना होकर के पूरा पूरा बल्क हो जाता है, ठीक है। द टोटल वेरिएशन, जो भी अब उसमें जो भी लाइट्स आएगी, ठीक है, तो वेरिएशन तो होगा, पर कंपेयर टू पॉइंट सोर्स तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएशन होगा तो उस बल्क की वजह से क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो। हम इसको क्या बोल देंगे, जीरो वेरिएशन हम कंसिडर कर लेते हैं। देयर बाई नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जो इसकी वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो हमारे पास में जो एस्ट्रोनॉट है उसको जो स्काई है, मतलब जैसे हम अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो स्काई हमको ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता। सबसे पहले हमको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है, कि हमको ब्लू इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग होती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। जब जब एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस रहेगा तो लाइट का स्कैटरिंग होगा, इसकी वजह से ही हमको कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। स्पेशली स्काई का ब्लू कलर दिखाई देता है। बट जैसे ही हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो भी उस जगह को देख रहा है तो वहाँ पर उसको स्कैटरिंग कुछ भी नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सारे के सारा कलर दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। देखिए मैं वैसे तो ये वाला इसका आंसर रहेगा, पर यहाँ से मैं इसको करा रही हूँ, ठीक है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर देयर वुड नो हैव बीन एनी स्कैटरिंग। तो एटमोसफियर का होना ज़रूरी है। जैसे हम अर्थ के एल्टीट्यूड से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती और वहाँ का एनवायरनमेंट हमको कैसे दिखाई देता है, डार्किश। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, ठीक है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें एडिट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आंसर करिएगा। तो हमारी ह्यूमन आई का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।